नमस्कार दोस्तों, हमारी इंटरव्यू की 25वीं क्लास और इस क्लास में मैं ऐसा एक मुद्दा लेके आया हूं कि जिसमें आप लोगों का कम से कम छात्रों का या कम से कम विद्यार्थियों का उस एरिया में नजरिया या उस एरिया में उनका दृष्टिकोण गया हो। तो ये सबसे मूल्यवान मुद्दा है। एक धर्म शिक्षक की हैसियत से यदि आप धर्म शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत जरूरी आप लोगों को इस मुद्दे का पता होना चाहिए। ये अभी वर्तमान में 2024 में अक्टूबर, लगभग 3 अक्टूबर की बात है। 3 अक्टूबर में दिल्ली में हमारा एक कार्यक्रम हुआ और उसमें भारत देश की 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है शास्त्रीय भाषाएं। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसी भाषा को इसमें दर्जा मिला है जो किसी स्पेशल धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस पे इसलिए नजर हम लोगों को ज्यादा रखना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहले हम लोग संविधान की थोड़ी थोड़ी समझ ले लेंगे कि आर्टिकल 343 में बोला गया है, ठीक है, कि भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि के साथ हिंदी होगी। ठीक है, राजभाषा। पहली बात तो ये शब्द बहुत आराम से आप लोगों को समझ लेना है। भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ठीक, एक राष्ट्रभाषा नहीं है, 22 राष्ट्रभाषाएं हैं। ये सबसे ज्यादा इंटरव्यू में बच्चों से ऐसे प्रश्नों पे फंसाया जाता है कि जैसे मैं आप लोगों को एक अनुभव कराऊं कि जैसे गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, सब लोगों ने, ठीक है, जितने भी इंटरव्यू की तैयारी, मैंने आप लोगों से बोला है कि मेरा पर्पस मैं केवल इंटरव्यू पढ़ाऊंगा और आप लोगों को जो रिटन एग्जाम है वो अपनी खुद से तैयारी करनी पड़ेगी और ना ही ऐसे कोई स्टूडेंट है जो मेरे से ऐसी जानकारी मांगा करेंगे, क्योंकि मेरा केवल पर्पस है कि मैं आप लोगों को इंटरव्यू दृष्टिकोण विकसित करवाऊं। 22 हमारी संविधान में एक 12 अनुसूचियां हैं। आप लोगों को सारी कुछ नहीं पढ़ना है, ना सारी की जानकारी रखना है, केवल 8वीं अनुसूची आप लोगों को याद रखनी है जिसमें 22 भाषाओं का, राष्ट्रभाषाओं का जिक्र किया गया है। एक पॉइंट है इसमें कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, भारत में इंग्लिश को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया इन 22 भाषाओं में। और नेपाली जो हमारी विदेशी, मान ले कि विदेशी भाषा 22 राष्ट्रभाषाओं में सम्मिलित है। तो ये दोनों पॉइंट, पहली बात तो इंग्लिश नहीं है 22 भाषाओं में सम्मिलित, और दूसरी पड़ोस की भाषा नेपाली है, वो हमारी 22 भाषाओं में सम्मिलित है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है। 8वीं अनुसूची में है इसका जिक्र 22 भाषाओं का। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक जिक्र किया गया है भाषाओं के संबंधित में। तो ये अपना आपको इतना प्रावधान नहीं याद रखना है, क्योंकि अब ये हो गया बेसिक। जड़ तक आपको पहुंचना है कि आखिर इनका मुद्दा आया क्या। पहला आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो आपका सीधा उत्तर जाएगा कि भारत की 22 राष्ट्रभाषाएं हैं। ठीक है, एक बता दिया तो उसमें आपके फंसने की सबसे ज्यादा संभावना है कि मतलब विद्यार्थी को समझ कम है। तो आप लोगों को 22 याद रखना है, 8वीं अनुसूची याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है भारत में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हमारे संघ के कोई भी कार्य जरूर होते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं है। ये फंसता है पूछने का। ठीक है, ये नेपाली हमारी बगल की पड़ोस की विदेश भाषा का दर्जा दिया गया है। अब चलते हैं हमारी शास्त्रीय भाषाओं पे। ठीक है, कि शास्त्रीय भाषाएं आखिर आप लोगों को धर्म शिक्षक में क्यों जरूरी है आप लोगों को समझना। इतना मोटा मोटा हम लोगों ने थोड़ा ले लिया अनुभव। वैसे तो भारत देश में मैं आपको बता दूं कि जो 140 करोड़ लोग हैं हमारे भारत के नागरिक, उनमें 121 भाषाएं बोली जाती हैं। एक नए सर्वे के मुताबिक 2024 में भाषाएं 121 बोली जाती हैं और विथ बोलियों को मिलाकर 19,500
बोली और भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये मोटा मोटा आप लोगों को जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उतना ही अच्छा तर्कों के साथ उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब शास्त्रीय भाषाएं ये क्या है? ये 2004 से शुरुआत हुई इसकी। सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, ठीक है। 2005 में संस्कृत भाषा को। अब आप लोगों को ये जरूर सुनकर अचरज होगा कि संस्कृत, जब तक संस्कृत का एक लिखित और बहुत पुरातन एक इतिहास है, समृद्ध साहित्य है, ठीक है, विभिन्न दार्शनिक ग्रंथों में इसकी झलक पाई जाती है, लेकिन तमिल को संस्कृत के पहले क्यों शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, तो अभी ये ज्यादा क्लियर नहीं हो पाया है कि संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा पुराना इतिहास है कि संस्कृत भाषा का कि तमिल भाषा का। तो हम लोगों को किसी विवाद में जाना नहीं है, क्योंकि दोनों ही भाषाएं हमारी भारत देश की है। लेकिन आप लोगों के मुताबिक यदि ऐसा कोई पूछा जा सकता है प्रश्न कि तमिल को कैसे, तो तमिल का लिखित समृद्ध इतिहास मतलब बहुत पुरातन इतिहास तमिल भाषा का भी है, इसलिए तमिल को पहले मिल गया था शास्त्रीय भाषा का दर्जा। सबसे पहले शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा 6 भाषाओं को दिया गया था, ठीक है। तमिल, संस्कृत 2008 में, तेलुगु, मलयालम, ठीक है। वो तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में दिया गया था। 2013 में एक और हमारी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, वो है मलयालम। और 2014 में एक भाषा ओडिया को। ये 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं को पहले दर्जा मिल चुका था। तो ये आप इतनी जानकारी आप लोगों ने समझ ली है, ठीक है। अब आप लोगों को 2024 में आ जाना है, सीधे 2014 के बाद से ओडिया भाषा से 2014 में 24 में आ गए हैं। 2024 की बात है और 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 की प्रधानमंत्री भारत की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, ठीक है। ये मुद्दा आप लोगों की नजर में हो ना हो, लेकिन ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि इससे संबंधित आपकी सलाह है, आपकी जानकारी मांगी जा सकती है। इसलिए मांगी जा सकती है क्योंकि शास्त्रीय भाषाओं का प्रभाव दार्शनिक ग्रंथों में और समृद्ध साहित्यिक परंपरा में होता है, ठीक है, साहित्यिक इतिहास में होता है। इसलिए आपको शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी आप लोग समझेंगे कि 5 भाषाओं को और दिया गया है। 6 हमारी पहले तो वर्तमान में हमारी 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। 5 को और किन किन को? पहली को दिया गया मराठी को, ठीक है, दूसरी बंगाली, तीसरी असमिया, चौथी प्राकृत, 5वीं पाली। अब मेरा उद्देश्य आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस दिशा में आप लोगों को दृष्टि करवाना चाहता हूं। पाली एक ऐसी हमारी शास्त्रीय भाषा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म का सारा इतिहास या सारे ग्रंथ आप मान सकते हैं कि अधिकतर पाली भाषा में ही मिलते हैं। तो आप लोगों से सबसे ज्यादा एक सवाल पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, त्रिपिटक, ठीक है, तो इसको पाली भाषा में ही लिखा गया है, और इस वर्ष पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है, ठीक है। तो इसलिए एक तो पहली बात तो आप लोगों को 5 भाषाओं का पता होना चाहिए कि 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, और पाली को स्पेशल, क्योंकि बौद्ध धर्म से, आप लोग हिंदू धर्म से हैं या मुस्लिम धर्म से,
तो अन्य धर्मों की परंपराओं से, त्योहारों को और अन्य धर्म के और भी कुछ ऐसी जो अपनी परंपराएं हैं उसको आप लोगों से जरूर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं एक आप लोगों को प्रश्न बताऊं कि इंटरव्यू में सवाल कर लिया जाता है कि मान लो चर्च में हैं आप और चर्च के आप पादरी या वहां पे मौजूद नहीं है, कोई क्रिसमस का कल ही त्योहार मान लो 25 दिसंबर आ रहा है तो त्योहार है, अब वो वहां पे है नहीं है, तो आप कैसे उन लोगों का या उन सैनिकों का, उस धर्म के या ईसाई धर्म के सैनिकों का कैसे आप त्योहार का जश्न मनवाएंगे, कैसे संपन्न करवाएंगे? तो ऐसी स्थिति में आपका व्यक्तित्व जरूर परखा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसका फायदा क्या होता है? पहली बात तो एक आप लोग और जानकारी ले लें कि 2020 में 3 संस्कृत भाषा से संबंधित 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले गए हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा एक आप लोग सबसे पुरानी और लिखित ग्रंथ की भाषा मान सकते हैं, तो इसलिए सरकार का मानना है कि इसकी परंपरा हमारी बनी रहे और ये बहुत ही एक अमूल्य या कोई इसका मूल्य नहीं है भाषा का। जो सबसे ज्यादा, पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि संस्कृत का जो लिखित में इतिहास मिलता है वो लगभग 4 से 5 हजार साल पुराना इतिहास लिखित में हमारे यहाँ पे भारत देश में संस्कृत भाषा का मिलने लगता है। तो इसलिए संस्कृत भाषा के 3 नए, वर्तमान में भले ही संस्कृत की लोग बागों के आम बोलचाल में, आम पढ़ाई में कम हुई हो, लेकिन अभी भी एक शास्त्रीय स्तर पर इसकी सबसे ज्यादा महत्वता है। अब आप लोगों को पढ़ाई करनी है और इसमें बहुत अच्छी वो कुछ अभी भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्तमान समय में या वर्तमान समय को देखते हुए संस्कृत भाषा एक आम बोलचाल से आम से डूबती सी जा रही है। तो ऐसा आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, और सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं और जमीनी भी स्तर पर बहुत सारे कॉलेजों में, सारे पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हटती जा रही है, लेकिन हाँ, जो हमारे सोशल मीडिया के दौर में है तो इसमें तो संस्कृत भाषा लोग लिखने में तो करने लगते हैं प्रयोग, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म की ऐसी भाषा संस्कृत नहीं है, तो इसलिए लोग बागों को लगता है कि संस्कृत की महत्वता कम हो रही है। ठीक है, अब किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जरूर समझना है कि किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिलता है। तो इसका पहले पॉइंट है कि इनका अपना किसी भी भाषा का स्वतंत्र साहित्यिक इतिहास हो। ठीक है, वो भाषा 1000 से पुरानी होनी चाहिए, पुरानी ऐतिहासिक भाषा होनी चाहिए। भाषा होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है हमारा कि विभिन्न दर्शनों में या दार्शनिक ग्रंथों में उस भाषा का प्रयोग परिलक्षित होना चाहिए। तो ये मुद्दा आप लोग जरूर अपने एक दिमाग में रखिएगा कि शास्त्रीय भाषाएं आखिर कौन कौन सी हैं, वो कितनी हैं और क्या इनका महत्व है और क्या इससे संबंधित परंपरा होती है और कौन सी उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है और उनका संरक्षण हमारे भारत देश में क्यों आवश्यक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि
इनकी समृद्ध परंपरा को संरक्षण के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए सारे सरकारों के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। तो कोई भी ऐसी पुरानी भाषा है जो 1000 साल से उसका पुराना एक समृद्ध लिखित इतिहास हो और दार्शनिक ग्रंथों में उसका प्रयोग हुआ हो, या पुरानी ऐतिहासिक अभी जो भाषाओं का चलन है, कितनी भाषाएं हैं हमारी भारत देश में, तो वो कौन कौन सी ऐसी भाषाएं जिनका इतना पुराना इतिहास मिलता है, वो भी लिखित में। ठीक है, तो उन सारी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया जाता है। तो ये मुद्दा जरूर आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ लेना है, क्योंकि आप लोगों को धर्म शिक्षक के रूप में शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्यों का इनका जरूर, जो भी भारत देश की परंपरा से संबंधित कोई भी भाषा है या कोई भी ऐसा परंपरा या कोई भी ऐसा कार्यक्रम या त्योहार है, तो उस पर आप लोगों की दृष्टि जरूर बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न कभी भी और कैसे भी पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप लोगों को थोड़ी भी जानकारी होगी और आप लोगों ने कुछ छोटी मोटी जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश की, तो इंटरव्यू पैनल वालों को ये एक अच्छा सकारात्मक मैसेज जाएगा कि नहीं, बच्चों का इन सारी चीजों में, इन परंपराओं में दया लगाव है या ध्यान है। तो इसमें आप लोगों की जवाबदेही की कमी नहीं आकी जाएगी, और इसमें आप जवाबदेही से अपने पूरे अपने छात्र धर्म का पालन किया है। तो इसलिए ये सारे ऐसे मुद्दे मैंने आप लोगों से बोला था कि जितने भी सारे मुद्दे हैं और जो आप लोगों के हित से RTGSU के इंटरव्यू के नजरिए से जितने भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं अपना पूरा करंट अब जनवरी से रिवीजन करना शुरू कर दिया हूं, तो जितने भी धर्म से और परंपराओं से लेकर कोई भी ऐसे संबंधित मुद्दे उठते हैं या इतिहास में या किसी भी चीज में, तो मैं उन लोगों को, आप लोगों को जरूर इन सारे मुद्दों को शेयर करूंगा। तो घबराना नहीं है, ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं होगा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो किसी वर्तमान संबंधी सामाजिक समस्या का हो, किसी भी समस्याओं को लेकर कोई भी मैं आप लोगों का बिल्कुल क्लियर दृष्टिकोण करवा दूंगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं, बाकी क्लास पूरी देखते चलना है, नहीं तो आपके जो दृष्टिकोण जो प्रस्तुत करने की आप लोगों की जो मैं कला विकसित करवाना चाहता हूं, तो उसमें थोड़ी कमी रह जाएगी यदि आप लोग स्किप करके या थोड़ी क्लास कम देखते हैं। जिसको नॉलेज है वो ठीक है, मेरी पीछे क्लास देख लिया करो कि आखिर इस मुद्दे पे हम लोगों को क्या नजरिया रखना है। तो सभी लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, और 5 जनवरी से हम लोगों का धार्मिक कर्मकांड या धर्म के किसी भी धर्म से संबंधित प्रश्नों का मैं आप लोगों से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है।